अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तसव्वुर अली। मैं एक बार फिर आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस के बारे में कि डेंगू वायरस क्या है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसमें हम क्या कैसे तशख़ीस करेंगे, उसका इलाज क्या है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि डेंगू फीवर जो होता है वो एक तरह के वायरस से होता है जिसे हम डेंगू वायरस कहते हैं। और इस वायरस को जिस्म में जाने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर वो चीज़ होती है जो बाहर की चीज़ को अंदर लेकर आता है। और इस सिनेरियो में जो वेक्टर है वो एक मच्छर है जिसे हम एडीज़ एजिप्टाई कहते हैं। नाज़रीन, ये जो मच्छर है ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है। ये वो एरियाज़ हैं जो ख़त सवा के ऊपर या इर्द गिर्द पाया जाता है। इसमें पाकिस्तान आ गया, इंडोनेशिया आ गया, उसके अलावा फ़िलिपींस आ गया, ब्राज़ील आ गया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं। उसके अलावा दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर डेंगू वायरस बिल्कुल नहीं पाया जाता। उसमें एक तो है, क्या नाम है आपका, अफ्रीका में नॉर्थ वाला एरिया जो है, और उसके अलावा अंटार्कटिका। यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, इसलिए यहाँ पर डेंगू वायरस नहीं पाया जाता। और पाकिस्तान में ये हाइपर एंडेमिक है तौर पर पाया जाता है। हाइपर एंडेमिक का मतलब ये है कि वो एरिया जहाँ पर चारों इसकी सीरोटाइप पाई जाती हैं। इसकी 4 सीरोटाइप होती हैं। उसके अलावा एंडेमिक में एक सीरोटाइप पाई जाती है। उसके अलावा एपिडेमिक वो एरिया होता है जब एक वबा एक ख़ास एरिया में फैलती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पेंडेमिक, पेंडेमिक वो होता है जब एक बीमारी थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल जाती है, जैसे हमने कोविड के केसेस में देखा था। अगर हम डेंगू वायरस की इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 14 दिन है। यानी कि ये वो पीरियड होता है जब वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो आम तौर पर बॉडी जो है वो अलामत ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन 3 से 10 दिन में अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, जिसमें हाई ग्रेड फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें बुखार देखने को मिलता है। उसके अलावा जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, आपकी आंखों के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेशेंट को मतली आती है, उसका दिल ख़राब होता है, कंधे बाजू कमर में बहुत बुखार होता है। इसे हम डेंगू ब्रेकबोन फीवर कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार जिससे हम कहा जाता है। अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें तो इसमें शुरू में अगर आपको बुखार हुए अभी 4 दिन हुए हैं तो इसमें हम 2 टेस्ट करवा सकते हैं। एक होता है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट और दूसरा का हम करवा सकते हैं PCR टेस्ट। अगर बुखार को गुजरे 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हम इसमें जो टेस्ट करवाएंगे उसमें हम IgM एंटीबॉडीज़ करवाएंगे और IgG एंटीबॉडीज़ करवाएंगे। उसके अलावा इसमें हम क्या नाम है और टेस्ट भी मज़ीद करवा सकते हैं। लेकिन शुरू के दिनों में हम एक CBC करवा के देख लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आपका प्लेटलेट काउंट आया कम तो नहीं हो रहा है, हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ तो नहीं रहा। उसके अलावा हम पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पेट में पानी तो नहीं आ गया। अगर हम चेस्ट का एक्सरे करवाएं तो हम देखते हैं कि फेफड़ों में पानी तो नहीं है। इसी तरह हम दिल का एक एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवा के हम देख लेते हैं। उसके अलावा हम दिमाग का एक CT स्कैन करवा के देख लेते हैं कि आया दिमाग में कोई हेमरेज या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई इंटरपेरेन्काइमल ब्लीडिंग तो नहीं होती, वो हम ये चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसमें LFTs वगैरह करवाते हैं जो डी रेंज मिलते हैं। उसके अलावा हम इसमें फिब्रिनोजिन का लेवल चेक करवाते हैं जो कि बढ़ा हुआ मिलता है। उसके अलावा हम फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स करवाते हैं जिनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। उसके अलावा TLC काउंट जो है वो 4000 से कम हो जाता है इसमें। और इसके अलावा इसमें अगर अगर डेंगू को हम टाइम पे ट्रीट करें तो इसकी मॉर्टेलिटी तकरीबन 1% है। लेकिन अगर हम इसको ट्रीट ही ना करें, पेशेंट ऐसे पड़ा रहे, तो इसमें मॉर्टेलिटी तकरीबन 20% तक आ जाती है, यानी हर 100 में से 20 लोग मर जाते हैं। और इसकी जो पेचीदगियों की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर, एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमरेजिक फीवर नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हेमरेजेस होते हैं। Hemorrhagic fever, resulting in bleeding, low levels of blood platelets, and blood plasma leakage. आपके नाक से, कान से, उसके अलावा बड़े पेशाब से या खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। इसमें खून निकलना शुरू हो जाता है। और डेंगू शॉक की बात करें तो इसमें ये होता है कि आपको पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। Result in dengue shock syndrome, where blood pressure can drop to dangerously low levels. Severe cases, if left untreated, could result in death. पल्स वीक होती है और रैपिड होती है, बहुत तेज़ पल्स हो जाती है। उसके अलावा उसकी आंखें ऐसे जैसे संकन आइज़ होती हैं, बिल्कुल मदोशी आ जाती है, पेशेंट को होश तारी नहीं रहता और जिसमें पानी की बहुत कमज़ोरी हो जाती है और खून की नालियों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम वेस्कुलोपैथी कहते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जब भी ऐसा कोई मरीज़ आता है तो हम सबसे पहले उसमें क्या नाम है उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा उसके टेस्ट से पता करते हैं कि हाँ आया ये डेंगू फीवर है। उसके बाद हम उसे बेड रेस्ट का मशवरा देते हैं और टैबलेट सिर्फ हम पैराडोल रिकमेंड करते हैं 2 से 3 दफ़ा। उसके अलावा हम पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने हैं। अगर कोई शख्स मुँह से नहीं खा पी रहा तो हम उसको ड्रिप्स लगाते हैं। वो हम ये चेक कर लेते हैं कि सीवियरिटी किस लेवल की है।
उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स लगते हैं, जैसे इसमें नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट वगैरह हम ड्रिप वगैरह लगवाते हैं। उसके अलावा हम प्लेटलेट्स में नज़र रखते हैं कि अगर आपका प्लेटलेट लेवल 50,000 से भी कम ड्रॉप कर रहा है, 20,000 से भी नीचे ड्रॉप कर रही हैं और ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो फिर हम प्लेटलेट इन्फ्यूजन देते हैं। उसके अलावा फिर हम ये करते हैं कि अगर आपके पीटी, एपीटी, आईएनआर वगैरह डी अरेंज हो जाएँ तो हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का अरेंज करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करें, हम मरीज़ को यही काउंसल करते हैं कि एक तो इसमें यह है कि आपने सुबह और शाम के वक्त स्पेशली अपने बाजू को ढांप के रखना है। उसके अलावा घर में पानी जमा नहीं होने देना, कूलर वगैरह में पानी जमा नहीं होने देना। उसके अलावा आपने मॉस्पल रिपेलेंट्स का यूज़ करना, जैसे मॉस्पल आता है आपके पास। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जब भी ऐसे सीज़न चल रहा हो, हम साथ वाले लोगों को भी आगाह करें कि डेंगू क्या है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और इसको हम सीरियस लें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। कोई सवाल होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।